नमस्कार। परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामिनी के 22वें अनुष्ठान में मैं अयूब आप सभी का स्वागत करता हूं। खैर मकदम है तहे दिल से आप सभी का। वी वेलकम यू ऑल। आज इसके अंतर्गत हम जिस शख्सियत से, जिस पर्सनैलिटी से, जिस व्यक्तित्व से आपका तारुफ इंट्रोडक्शन, अब आप कहेंगे हिंदी में भी कहूं, ये परिचय कराने जा रहे हैं, वो शहर शाहजहांपुर की एक ऐसी हस्ती है जिनके बारे में सिर्फ ये कहना वो क्या है गलत होगा। वो क्या क्या है ये मेरा ख्याल है ज्यादा सही होगा। वो एक कवि हैं। उनकी रचनाएं लोग जानते हैं, जिन्होंने पढ़ी हैं वो जानते हैं वो कितने बड़े रचनाकार हैं। साथ ही साथ वो एक जुझारू पत्रकार हैं, बहुत जाने माने पत्रकार हैं। वो यहाँ के प्रेस क्लब के संरक्षक भी हैं। ज्यादा कुछ नहीं, अब आप उत्सुक होंगे कि कोई ना कोई तो इनका नाम भी होगा, तो यकीनन इनका नाम भी है। इनका नाम है ओमकार मनीषी जी, जिनका हम स्वागत करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ओमकार मनीषी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ओमकार मनीषी जी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो न सिर्फ एक कवि हैं बल्कि एक जुझारू पत्रकार हैं। अब यह आता है सवाल कि उन्होंने अपनी कविता में क्या क्या किया। कविताएं तो उन्होंने लिखी हैं, जो उन्होंने कवि हैं तो कविताएं लिखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज की है कि उन्होंने दोहों में महाभारत को सरल रूप से समझाया है, जिसे हम कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइंग द महाभारत। महाभारत को सिंप्लीफाई किया, यानी बिल्कुल सरल करके कि आप दोहे पढ़ के पूरी महाभारत का आनंद ले सकें। तो ये काम छोटा नहीं है दोस्तों। और जहां तक पत्रकार होने के सवाल है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वे शाहजहांपुर प्रेस क्लब के संरक्षक भी हैं, तो एक जिम्मेदार आदमी है। मैं अपने मेहमान ओमकार मनीषी जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि माँ शारदे को पुष्प समर्पित करने के साथ साथ दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आरंभ करें। अब मैं अपने बीच उपस्थित शहर शाहजहांपुर के जाने माने व्यवसायी एवं समाज सेवी भाई बलवीर अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र और डॉक्टर आकुल स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। भाई बलवीर अग्रवाल। मां शारदे का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन हो चुका है और साथ ही हमारे आज के अतिथि विशेष ओमकार मनीषी जी का अभिनंदन भी हो चुका है। अब इस काव्यामिनी के अंतर्गत मैं प्रमोद प्रमिल जी से निवेदन करूंगा कि ओमकार मनीषी जी से उनके जीवन, साहित्य और संघर्ष से जुड़े अनुभवों को परिक्रमा प्रेजेंट्स के सुधी श्रोताओं तक पहुंचाने की कृपा करें। भाई प्रमोद प्रमिल। एक बार फिर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले काव्यामिनी के 22वें अनुष्ठान में। यहाँ बहुत से सवाल हैं, बहुत सी बातें हैं। बहुत से सवाल और बहुत सी बातें इसलिए हैं कि लगभग 4 या 5 दशक मुझे शाहजहांपुर में सक्रिय हुए हो गए हैं और आपको मैं तब से जानना हूँ जब मैंने होश भी नहीं संभाला था। तो निश्चित तौर पे एक नहीं यानी कम से कम 6-7 दशक आपने शाहजहांपुर को दिए हैं, शाहजहांपुर की संस्थाओं को दिए हैं, शाहजहांपुर के अलग अलग जो विधाओं के लोग हैं उनको दिए हैं। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि शाहजहांपुर में मशहूर है कि आपको एक पत्रकार के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, लेकिन पत्रकार बनने से पहले या पत्रकारिता शुरू करने से पहले आप क्या करते थे, मतलब जो है क्या आपकी रूटीन लाइफ थी जीवन की? धन्यवाद प्रमिल जी।
बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। पत्रकारिता से पूर्व मैं थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। परम श्रद्धेय डॉक्टर गिरिजानंद त्रिगुणायत जी आकुल के नाम से जो पूरे देश में विख्यात हैं, वो और हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश जी अडिग जी दोनों ही सहपाठी थे और दोनों ही एक ही मोहल्ले में थे। दोनों का ही घर पर आना जाना था और कवियों की महफिलें घर में जुड़ा करती थीं। मैंने जब आंखें खोली, उन कवियों के बीच में मैं चाय ले जाने का काम करता था और चाय देने के बाद मैं बहुत धीरे से सिमट करके बैठ करके उनकी कविताओं को सुना करता था। तो बचपन से ही एक काव्य जगत से जुड़ने का सौभाग्य मिला। कहीं न कहीं मन में भी ये हिलोर उठी कि मैं भी कुछ लिखूं। लिखने का कुछ हल्का सा प्रयास भी किया, मंच पर भी जाना शुरू किया। चुपके चुपके लिख करके बड़े भाई को दिखाने लगा। उन्होंने पहले डांटा कि कहाँ तुम व्यर्थ में फंस रहे हो। फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा मन है तो चलो करो। उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। जब मैं मंची कवि के रूप में स्थापित हुआ तो मैंने देखा यहाँ पर कई गुट हैं और हर गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के उपक्रम में लगा हुआ है और टांग घसीटी किया करता है। उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं अब कभी गोष्ठियों में नहीं जाऊंगा और दूर होने का दुष्परिणाम फिर ये हुआ कि मेरा रुझान राजनीति की ओर चला गया। सन 68 में मैं जनसंघ था। जनसंघ का एक यूथ विंग हुआ करता था, भारतीय युवा संघ। भारतीय युवा संघ से मैं जुड़ा और उसका मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाया गया। धरना प्रदर्शन आदि में भाग लेते हुए उसी कालखंड में अंग्रेजी हटाओ एक आंदोलन चला। उस आंदोलन का नेतृत्व मैंने मोक्ष आश्रम से किया। दूसरी ओर जीएफ कॉलेज जो शाहजहाँपुर का फेमस कॉलेज है, उधर से माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी जो आज कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जुलूस उठाया और दोनों लोगों का मिलन मनखंडी रात मंदिर में हुआ। जहाँ पर मैंने क्रोधी के नाम से भाषण दिया। उसी समय कुछ लड़कों ने एक जाती हुई बस को काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिया। अच्छा। जिससे प्रशासन बहुत अलर्ट हो गया और उसने वहाँ डंडा फटकारना शुरू किया। हम लोग तितर बितर हो गए, भाग गए। दूसरे दिन पुलिस तलाश में हमारे आश्रम में पहुंची, लेकिन भला हो स्वर्गीय रामशंकर वर्मा जी का। वे हंसे। सीआईडी वालों से उन्होंने कहा कि आपको बच्चों ने बेवकूफ़ बना दिया है, ये कोई नाम है? अच्छा, अरे वाह। जब उसने जिद की कि नहीं साहब इसी नाम से उसने संबोधन दिया है, इसी नाम से बच्चों ने जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उसके, तो उनका ठीक है, ये रजिस्टर रखे हुए हैं, जिस रजिस्टर को आप चाहें उसे देख लें और उसके नाम को तलाश कर लें। जबकि वो जानते थे, इससे पहले मैं कॉलेज की मैगजीन में क्रोधी के नाम से छप चुका था, जानते थे। उन्होंने धीरे से मेरे पास खबर भिजवाई कि उनसे कहो कि परिसर से बाहर चले जाएं। लेकिन मैं पहले से अलर्ट था। जैसे ही वो लोग आए थे मैं फौरन भाग चुका था। फिर वो रात को हमारे घर पिताजी के पास आए, बोले किस तरीके से इन्होंने ऐसा किया है और थोड़ा सा अलर्ट रहे, 4-6 दिन स्कूल ना आए। इसके बाद जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ। उसके फ्रंटल में मैं सेक्रेटरी बनाया गया। सेक्रेटरी का हैसियत बहुत बड़ी होती है। मुझे काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां दी गई। धीरे धीरे जब आपातकाल लगा, मैं पंफलेट पर्चे बांटने का काम करता था। लेकिन जब पर्चे बढ़ते हैं, पंफलेट लग रहे थे, तो प्रशासन और सतर्क हुआ। तो प्रशासन ने उसी बीच में हमारा एक वारंट निकाल दिया। नतीजा ये हुआ कि मुझे अपने घर को छोड़ करके अपने उन मित्रों के घर में शरण पानी पड़ी जिनके घर में 2 दरवाजे हुआ करते थे। या जिनकी छतें एक दूसरों से मिली हुई होती थी, दीवारें नीची हुआ करती थी, ताकि मैं कहीं मौका लगे तो मैं भाग जाऊं, आसानी से भाग सके। जी हाँ।
इस बीच में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इसी दौर में मैंने एक हुंकार पत्रिका निकाली थी। हुंकार। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद हुंकार निकालने के बाद अनियतकालीन पत्रिका थी, मैं जुड़ गया राम गोपाल गुप्ता से जो आनंद कुटीर निकाला करते थे। उसी बीच में एक राम गोपाल शर्मा, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जो बरेली में विश्वमानव के संपादक हुआ करते थे, जी हाँ, जी हाँ, उन्हें मैं गोपाल विनोदी के माध्यम से मैंने अपने यहाँ बुलाया था और उस हुंकार पंजीन का मैंने विमोचन कराया था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पत्रकार बनोगे। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मैं हंसा। हमने आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके कहीं जेब में रखा हुआ है कि निकाल के दे देंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो बोले नहीं, तुम पहले बताओ पत्रकार बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर ये प्रतिभा है। जी हाँ, मैं जी हाँ, उस चीज़ को आंक रहा हूँ। और जब तुमने मुझे बुलाया था तब भी मैंने इस चीज़ को आंका था। आज मैं फिर ये कह रहा हूँ कि तुम ये भागमबाज की जिंदगी बंद कर दो, पत्रकार बन जाओ, तुम्हें एक बचाव का रास्ता मिल जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, और जिलाधिकारी से मैं कह दूंगा, जिलाधिकारी मेरा परिचित है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम पत्रकारिता करो जाके। तो मैंने हाँ भर दी। मुझे भी एक संरक्षण चाहिए था, एक लबादा चाहिए था जिससे मैं अपने को बचा सकूं। उन्होंने तुरंत विश्वमानव का मुझे शाहजहांपुर जनपद का प्रतिनिधि बना दिया। मैं यहाँ आया और मैंने पूरी निष्ठा और लगन के साथ विश्वमानव की सेवा की। जी हाँ। करीब 11 वर्षों तक मैंने विश्वमानव को चलाया। जो मैं समाचार भेजता था उसमें जो समाचार आकाशवाणी के योग्य हुआ करते थे, शर्मा जी उनको पिक कर लिया करते थे और वो आकाशवाणी के जो कि करस्पॉन्डेंट थे वो वहाँ भेज दिया करते थे। जी हाँ, इस तरह से मेरी पत्रकारिता में हमारा प्रवेश हुआ। तो ये तो सफ़र था, मतलब शुरुआत से लेके पत्रकार बनने तक का। जी हाँ, है नहीं। और बड़ा ही उतार चढ़ाव रहे हैं, नहीं कि घर छोड़ना देखिए कितनी बड़ी बात है नहीं। और एक चीज़ नई जानकारी मुझे आज मिली है, यानी कि इतने लंबे समय से मैं साथ हूँ। जैसा ये बताइए कि मतलब जी कि घर भी छोड़ना पड़ा। बताइए क्या बात, मतलब जी कि अगर हमें किसी कार्य की वजह से घर छोड़ना पड़ता है, देश हित की वजह से घर छोड़ना पड़ता है, तो मुझे लगता है ये राष्ट्र सेवा से कम नहीं है। जी हाँ। तो ये था बातचीत यहाँ तक कि कैसे पत्रकारिता से पहले का जो सफ़र था और पत्रकार बनने तक। जी हाँ मनीषी जी, पत्रकारिता का एक लंबा जीवन आपने जिया है नहीं। और पत्रकारिता मुझे लगता है कि समाज को आईना दिखाने के लिए होती है और निर्भीक और निडर पत्रकार ही कहते हैं कि जो समाज में जो भी विसंगतियां हैं उनको कितनी ईमानदारी से सामने लाता है, जिससे उनका निराकरण हो सके और उनसे लोगों को मुक्ति मिल सके। तो पत्रकारिता के इस लंबे सफ़र में क्या कभी कुछ आपने ऐसा मतलब जो है आपका सौभाग्य रहा या ऐसा कोई जिम्मेदारी रही है जिसको पूरा करने में आपको गर्व महसूस हुआ हो? मैं होली में एक सज्जन के घर होली मिलने गया तो अपने मित्र के साथ में बहुत ही आत्मीयता के साथ बातें कर रहे थे। अत्यधिक आत्मीयता के कारण मैं चुपचाते वहाँ खड़ा हो गया। मैं डिस्टर्ब करना मैंने ठीक नहीं समझा। जी। तो वे आपस में बात कर रहे थे, यार कमाल हो गया। जी यार कमाल हो गया। वो जासूस आया, रुका, उसने सब कुछ घूमा और चला गया, किसी को पता ही नहीं। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरे कान चौकन्ने हुए कि कहाँ की बात हो रही है, कहाँ का जासूस आ गया। मैं एकदम मेरे पूरा शरीर जो था, स्वाभाविक सी बात है, वो स्पंदन कर गया। तब तक उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। अरे अरे आओ आओ आओ। बात वहीं पर उनकी खत्म हो गई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैंने पूछा, दादा क्या बात है, कहाँ जासूस कहाँ आ गया भाई? किस फिल्म की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं, वो हमारे लोगों की ऐसे बात। मैंने अपने बड़े भाई से, वो फैक्ट्री में हैं थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और सिक्योरिटी में थे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या इस तरीके की कोई घटना हुई है? जी हाँ, जी हाँ। तो बोले नहीं, इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई, मैं तो सिक्योरिटी में हूँ। हमने बिल्कुल हुई है। लेकिन मैं अपने को धीरज नहीं बंधा सका
मैंने अपने एक मित्र से कहा हमें तुम मेरे साथ चलो, और एक रूल हमने हाथ में पकड़ा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और पकड़ने के बाद पूछता पाछता उस रसोइये के पास में पहुंचा घर पर जो खाना बनाता था। खाना बना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उस रसोइये से जब मैंने प्रश्न किया तो एकदम वो घबराया। जी हाँ। घबराया तो मैंने उससे कहा कि देखो ये इंस्पेक्टर साहब हैं, हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं, तुम्हारा कहीं नाम नहीं आएगा। नहीं आएगा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम ये बताओ कि गेस्ट हाउस में क्या कुछ लोग आए थे, रुके थे? तो बड़ा ना नुकुर करके उसने ये स्वीकार किया कि हाँ 2 लोग आए थे जी हाँ। और वो 2 दिन रुके, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन थे, क्या थे। और उसके बाद हाथ जोड़ा, मेरे पैरों की तरफ बढ़ा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम बिल्कुल कहीं नहीं आएगा, तुम निश्चिंत रहो, तो हमारे काम के आदमी हो। उसे मैंने आश्वस्त कर दिया। मुझे एक हल्की सी आशा की किरण दिखाई दी। जी हाँ। उसी किरण की रोशनी में ही फिर मैंने पता किया कि वो किस गाड़ी पर शहर में किन किन लोगों के यहाँ गया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उस ड्राइवर के यहाँ मैं गया, वो ड्राइवर मोहम्मद था। अब मेरे लिए समस्या ये खड़ी हुई कि मेरे पास कोई मोहम्मद नहीं था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बमुश्किल मैंने एक व्यक्ति को मोहम्मद बनाया। अच्छा। और बनाने के बाद उसका नाम मोहम्मद रखा, और हमने उससे कहा कि तुम उर्दू ज़बान का प्रयोग थोड़ा सा करना ताकि ये लगे कि तुम मुसलमान हो। उसके दाढ़ी वाड़ी बनाई, सब कुछ किया। करने के बाद में ज़्यादा तुम्हें नहीं बोलना, ज़्यादा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ। हम बाकी हम बोल लेंगे। और जाकर के जैसे कि रसोइये के घर गए थे, उस ड्राइवर के घर में गया। ड्राइवर के जब घर गया तो ड्राइवर ने एकदम हाथ ही नहीं रखने दिया। बोले क्या, किसकी बात कर रहे हो? कोई नहीं आया मेरे पास, कोई नहीं घूमा। हमने नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम ऐसे नहीं बताओगे तो टेढ़े उंगली से बताना पड़ेगा। मेरे पास पूरी खबर है। आया, 2 दिन आया, तुम्हारी गाड़ी उसके पास तुम्हारी थी, तुम शहर में 4 जगह गए, उसके मुंह से एकदम यूं निकल गया, 3 ही जगह तो गए। अच्छा। ओहो। वो उसके मुंह से निकलना हमारे लिए वरदान साबित हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने अब तो तुम बता ही दो हमें किस किस के यहाँ गया। उसने वो बता दिया कि किस किस के यहाँ गया, और हाथ जोड़े कि हमारा नाम ना है, नहीं तुम्हारा नाम नहीं होगा। उसके दोनों लोगों के बचाव करते हुए मैंने एक समाचार कुक किया, और स्वतंत्र भारत के फर्स्ट पेज पर वो समाचार छपा। अच्छा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। समाचार छपते ही भारी हड़कंप मचा। उसकी जांच पड़ताल हुई, स्पष्टीकरण मांगे गए। आगे जो कुछ भी हुआ हो मुझे मतलब नहीं था, मेरा काम उतने से हो गया था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक घटना ये। दूसरी घटना से मैं आपको जोड़ूं, यहाँ पर एक जगह निगोही। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। निगोही में परसोना, खलीलपुर, रानी खिरिया, हीर, ये गांव हैं। इन गांव में कुछ वर्षा का पानी, कुछ नहर कटने का पानी अच्छा भर गया था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और वो पानी लगभग 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में भर गया था। और वो पानी लगभग 5 फीट के लेवल पे था। 5 फीट के लेवल पे था। जी हाँ। सब लोगों के घरों में घुस गया था। उसमें कई लोग मर गए। जी हाँ जी हाँ। बहुत बुरी तरह से वो पानी भरा। इससे पहले मैं टीबी का पेशेंट हो चुका था। अच्छा। जी हाँ जी हाँ। उसके बाद की ये घटना है। मैं बड़ा पेशोपेश में था कि मेरा शरीर अभी इस लायक नहीं है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैंने 2-1 लोगों से राय ली, डॉक्टर से राय ली। डॉक्टर ने मना किया, तो बोले नहीं आपको मैं इजाज़त नहीं देता मैं जाऊं। हमने कहा नहीं मैं जाऊंगा ज़रूर। हमारे एक
मित्र भी थे और गुरु भी थे, जनार्दन पांडे जी, जी हाँ जी हाँ जी जो स्वर्गवासी हो गए हैं। और हमारे एक बहुत ही छोटे भाई अमर उजाला में वो पत्रकार रहे, सुनील अग्नोत्री, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जिनके प्रारंभ काल में मैं उनका मार्गदर्शक रहा। उनसे बात हुई और तीनों लोग उस स्थान के लिए रवाना हुए। तीनों लोगों ने एक मजबूत 6.5 फीट के बांस अच्छा जी हाँ जी हाँ जी खरीदे और खरीदने के बाद वो बांस लेकर के हम लोग उसमें घुसे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ और बांस लेकर के घुसते हुए, पानी की थाह लेते हुए करीब 5 घंटे उस पानी में पूरा दौरा किया। वहाँ के लोगों ने ये समझा कि ये शासन के कोई आदमी हैं। शासन से बेहद वो लोग नाराज थे कि उस शासन ने कोई भी उनकी हेल्प नहीं की थी। तो उन्होंने गलत हमें जगह डायरेक्शन बता दिया कि उधर चले जाओ, उधर जिधर उससे ज़्यादा पानी था, जहाँ जाते हुए हाँ डूबने का अंदेशा था। वहाँ से मैं लौट आया। लौट आने के बाद जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद उस समाचार को कुक किया गया और करने के बाद वो समाचार प्रकाशित हुआ। अमर उजाला में प्रकाशित हुआ, हिंदुस्तान में प्रकाशित हुआ, कई अखबारों में वो जब प्रकाशित हुआ उस पर फिर संपादकीय लिखी। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी हाँ अमर उजाला ने। और उसके बाद BBC लंदन ने वो न्यूज़ कवर की। वाह 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 क्या बात है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ वाकई गर्व की बात है। जी हाँ यहाँ पर एक पेज था, वो मैं आपको बता दूं कि राजस्व विभाग और हेल्थ विभाग का उस समय आपसी झगड़ा चल रहा था। अच्छा जी हाँ जी तो राजस्व विभाग जो कहता था, हेल्थ विभाग वाले उसे काट देते थे। लेकिन जब ये BBC लंदन से समाचार निकला, जी हाँ अमर उजाला का संपादकीय छपा, सत्ता के कान खड़े हो गए और लोकपत त्रिपाठी ने दौरा किया। अरे वाह वेरी गुड, बढ़िया बात है जी। लोकपत त्रिपाठी ने दौरा किया, लेकिन इस चीज़ से मुझे किसी ने अवगत नहीं कराया। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी हाँ मुझे बाद में मालूम हुआ कि लोकपत त्रिपाठी जी ऑन स्पॉट वहाँ गए हुए हैं गोही में। हेलीकॉप्टर से वो आए हैं। जी हाँ जी हाँ मैं जैसे तैसे भागते हुए जब पहुंचा वहाँ तो उनका हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया कि आप नहीं जा सकते, सुरक्षा घेरा है। ईश्वर की कृपा से मेरी बहुत बुलंद आवाज़ थी। मैं वहीं से बहुत कस के चिल्लाया जितनी मेरी ताकत थी। ईश्वर ने कुछ कृपा की, त्रिपाठी जी की कुछ कान में आवाज़ पड़ी जी हाँ और त्रिपाठी जी ने कहा कि आने दो। कौन है, आने दो। मैं भागता हुआ हफ्ता हुआ जब वहाँ पहुँचा तो मैं गिर पड़ा। उन्होंने उठाया, मैंने तसल्ली ली, बोले बताओ क्या बात है, तुम कौन हो। तो मैंने बताया कि इस समाचार का जिसकी वजह से आप आए हैं मैं सूत्रधार हूँ और मुझे यहाँ के प्रशासन ने किसी तरह की आपके आगमन की कोई सूचना नहीं दी। तो उन्होंने पीठ पर हाथ रखते थपथपा करके कहा, बेटा परेशान ना हो, तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। और सब मैंने व्यवस्था कर दी है, टीम पहुँच गई हैं, इलाज शुरू हो गया है, लाशें निकाली जा चुकी हैं, अब कोई परेशानी नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मैं ठाका मार करके मैं बहुत हंसा। हमने कहा पंडित जी आप बहुत भोले हैं, आपको यहाँ के प्रशासन ने मूर्ख बनाया है। मूर्ख बनाया, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये कहना मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी। उनका चेहरा तमतमा गया, बोले क्या कह रहे हो। हमने मैं ठीक कह रहा हूँ। बोले क्या सबूत है। हमने कहा जाने वाला व्यक्ति केवल ये बता दे कि वो किस रास्ते से गया था, मैं अपना शब्द वापस ले लूँगा, आरोप वापस ले लूँगा। जी हाँ जी हाँ। अब बारी त्रिपाठी की थी। उन्होंने अधिकारियों की ओर देखा, हर अधिकारी एक दूसरे की नज़र के बचा करके दूसरे की ओर देख रहा था। कोई भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर माननीय मंत्री जी ने वहीं खड़े होकर के 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और मुझसे कहा बेटा तुम लखनऊ आना, मुझसे मिलना। मुझे लखनऊ जाना नहीं था, मैं तो अपना फक्कड़ था, मैं चला आया, मेरा काम पूरा हो चुका था। जी हाँ जी हाँ।
बहुत बड़ा काम था समाज सेवा के लिए, और वाकई यह गर्व की बात है कि समाज हित को ध्यान में रखते हुए 7 लोगों को सस्पेंड कराना गलत सूचना देने की वजह से, तो बहुत बड़ी बात है। और ये इसी को कहते हैं निर्भीक और निडर पत्रकारिता, है नहीं, बहुत अच्छा काम है जी। हाँ, कुछ छोटे छोटे और हम आपको बता दें, एक डीएसओ थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी मैंने राशन वाले की बात की थी, तो डीएसओ साहब की कार्यप्रणाली ये थी कि 15 तक जिन लोगों के पैसे नहीं आते थे, 16 तारीख को उन सभी को नोटिस जारी हो जाते थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कि आपके यहाँ ये कमी है, आपके यहाँ ये कमी है, जी हाँ जी हाँ। और उन्हें हड़काया जाता था। उन्होंने एक बाकायदा रजिस्टर बना रखा था, जिस रजिस्टर पर वो सब नाम लिखे रहते थे, उस पर वो अपना एक बहुत छोटा सा चिन्ह बना देते थे कि इनके पैसे आ चुके हैं, ओके, इनके पैसे नहीं आए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी भी हैं। अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी उन्होंने की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। खैर, उस समय एक बहुत अच्छी व्यवस्था चलती थी प्रशासन की ओर, शासन की ओर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। जी हाँ। साल में 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जिसमें पूरे ज़िले के सारे अधिकारी एक जगह पर बुलाए जाते थे, और हम लोगों को, यानी पत्रकारों को 15 दिन पहले हर विभाग की प्रगति रिपोर्ट दे दी जाती थी। जी हाँ। वहाँ पर जाकर के वो क्वेश्चन आंसर कर सकते थे, एक एक से क्वेश्चन आंसर किया करते जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मुझे ये मालूम था कि ये किसी न किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही है। जब ये सूचना मुझे पक्की मिल गई कैसा होता है, तब मैंने सोचा कि कोई ना कोई भंडाफोड़ किया जाए। अब भंडाफोड़ कैसे किया जाए, वो अपने पर्सनल ताले में उसे रखते थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैंने बड़े ही कोशिश करके, जब वो लंच में जाते थे, जी हाँ। तो उस समय जिसकी ड्यूटी होती थी मैं उसे मिलाया मैंने। जब वो मिल गया, उसने मुझे परमिशन दे दी, तब मैं एक ताले में चाबी लगाने वाले व्यक्ति को लेकर गए वहाँ पर, लेकर के मैं वहाँ गया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और मैंने वो ताला खुलवाया, वो रजिस्टर निकाला, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और रजिस्टर निकाल करके जल्दी जल्दी मैंने वो नाम लिख लिए जिनके पैसे आ चुके थे और जिनके पैसे नहीं आए थे। जी हाँ। उन्हें मैंने छोड़ दिया, लेकिन इतने पैसे आ चुके उनके नाम काफ़ी था। वो लेकर के मैं वापस आ गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने इधर उधर के कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के दागने के बाद मैंने डीएसओ की तरफ इशारा किया। जिलाधिकारी महोदय से कहा, हमने साहब आपके नाक के नीचे ये खेल चल रहा है। जिन लोगों को उसने नोटिस दिए थे वो मैंने नोटिस कलेक्ट कर लिए थे। हमने कि ये नोटिस जिला पूर्त अधिकारी के द्वारा जारी किए गए हैं, ये वो नोटिस हैं जो 15 तारीख तक इन्हें पैसा नहीं देते हैं, और जो 15 तक पैसे दे देते हैं उनके नोटिस जारी नहीं होते हैं। उसके बाद इस तरीके से उत्पीड़न शुरू होता है, और ये कुछ नमक मिर्च लगा करके मैंने उनकी पूरी राम कहानी उनको सुना दी। डीएसओ इस पर भड़क गया, बोले साहब ये मुझसे पैसे मांगने आए थे, और मैंने जब मना कर दिया तो मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी से कोई वसूली नहीं करता हूँ। मुझे मालूम था वो यही कहेगा। हमने मानवर बिल्कुल सही इन्होंने कहा, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। जिलाधिकारी मुस्काए, क्योंकि वो मेरे नेचर से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। हमने बिल्कुल सच कहा, मैंने इनसे 10,000 रुपये मांगे थे, उन्होंने मना कर दिए कि मैं नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कि तुमने इस महीने में 1 लाख कमाए हैं, तो 10,000 रुपये देने में तुम्हें क्या बुराई है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इन्होंने कहा कि जाओ तुम जो कुछ कर पाना कर लेना। भाई यही तो कह रहे हो जो साहब? बोले हाँ बिल्कुल यही बात, बिल्कुल साहब बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही बात है। मैंने उनकी बात को सुना। सुनने के बाद मैंने कहा मान्यवर, एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। बोले क्या? हमने डीएसओ साहब को यहीं बैठा रहने दीजिए। जी हाँ। डीएसओ साहब के वहाँ जो इनकी रैक है जिसमें ताला पड़ा हुआ है, उस ताले को इनसे चाबी ले लीजिए और एक अपना आदमी भेज दीजिए, और उससे ताले खुलवा करके उसमें जो रजिस्टर रखा हुआ है उसे वो आप मंगवा लीजिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
बोले क्या मतलब है? डीएम साहब बोले क्या मतलब? हमने साहब उस रजिस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इन लोगों से पैसे आ चुके हैं और इनके बाकी हैं। इनके बाकी जी हैं। हाँ। जिन लोगों के पैसे आ गए हैं उन्हें किसी को नोटिस नहीं जारी हुआ है, जिनके पैसे नहीं आए हैं उन सभी को नोटिस जारी हुआ। आखिर क्या मतलब है इसका? जी हाँ। तो जिलाधिकारी ने यूं करके मेरी तरफ देखा कि बोले आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? तो मैं सर ये बताने के लिए मैं मजबूर हूँ, ये नहीं बताऊँ, ये मैं नहीं बताऊंगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये हमारे अपने पेशे की गोपनीयता है, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि ये आप आदमी भेज करके करवा लीजिए। जिलाधिकारी जी मेरे इन्फ्लुएंस में थे, उन्होंने तुरंत एक आदमी भेजा, वो रजिस्टर मंगाया गया। तो मैंने जो सीरीज दी थी उसी सीरियल में नाम लिखे हुए थे और उसी में वो किसके आ गए किसके नहीं। जिलाधिकारी का पारा एकदम इतना चढ़ गया जिसकी मुझे कोई अपेक्षा नहीं थी। उसने तुरंत वहीं से उसे सस्पेंड किया और कहा कि आप जाइए मुख्यालय में रिपोर्ट कीजिए, मैं आपको रिलीव करता हूं, मेरे शाहजहांपुर में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। और एक लाइन की ये बात कहूं कि आपसे आप सुन के खुश भी होंगे कि अब कितना अंतर हुआ है। जी हाँ। सहकारी दुग्ध कमेटी रोसर कोठी में खोली गई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसका जब उद्घाटन था तब मैं गया था। जी हाँ। उद्घाटन में पूरी शिरकत की मैंने। उद्घाटन के बाद 2-4 दिन के बाद मेरे मन में आया कि इसका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया जाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसका इंटरव्यू लिया और हमने उससे ये कहा कि भाई तुम दूध दे रहे हो, बेच रहे हो, दूध को थोड़ा टेस्ट करवाओ। जी हाँ। उसने दूध हमें टेस्ट कराया तो दूध खटास मार रहा था। खटास मार रहा था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसके सेक्रेटरी की पूरी न्यूज़ मैंने 4 कॉलम में छापी। लास्ट लाइन में मैंने लिखा कि जब दूध चेक किया गया तो दूध में खटास पाई गई। खटास पाई गई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। केवल इतनी लाइन लिखने का ये सबब हुआ कि 10 दिन के बाद लखनऊ से इसकी जांच आ गई। जांच, ओके। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज कितना अंतर हुआ है। आज बड़े बड़े लेख छपते हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ें छपती हैं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी हाँ। उस कालखंड में स्थानीय सूचना विभाग जिलाधिकारी को कतरन भेजता था। जिलाधिकारी 24 घंटे में उस पर एक्शन लेने के लिए स्पष्टीकरण मांगते थे। पत्रकार को बताया जाता था कि तुम्हारी इस कंप्लेंट पर यह कार्रवाई हुई है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसी तरह से प्रदेश स्तर पर कटिंग विभाग था। कटिंग विभाग कटिंग करता था और संबंधित विभाग को जाकर के कार्रवाई हुआ करती थी। तब लोगों में गलत काम करने के प्रति डर था। अब डर सब खत्म हो गया है। सबकी अपनी अपनी लाइजनिंग है। इसलिए पत्रकार भी उसी तरह से उस लाइजनिंग में ही जीने के आदी हो गया है। और इस देश को जो समाज को दिशा देने का काम पत्रकार को सौंपा गया था उस पर इतनी धूल पड़ गई है कि वो कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपने एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आपको ये आपकी अंतरात्मा ने आपसे कहा कि आपने अच्छा काम किया। और वाकई एक पत्रकार का जो फ़र्ज़ होता है, जो दायित्व होता है, जो जिम्मेदारी होती है, उसको आपने ईमानदारी से निभाया। जी हाँ, है नहीं? तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मनीषा जी, चर्चा कहीं हमें सुनने को मिली थी कि शाहजहांपुर जनपद को जो सबसे पहला मंत्री मिला था, उनको मंत्री बनवाने में भी आपकी शायद कुछ अहम भूमिका रही थी। मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को उसकी भी जानकारी आप दें कि उनको मंत्री बनवाने, मतलब शाहजहांपुर को पहला मंत्री देने में आपके क्या योगदान, क्या भूमिका रही थी? जब मैं अतीत में झांकता हूँ तो मुझे याद आता है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो एक बार शाहजहांपुर आए थे। राजीव गांधी जी से आमने सामने जैसे हमारी आपकी हो रही है ऐसे मुलाकात हुई तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके राजीव गांधी जी से कहा कि मान्यवर
अभी जिन शहीदों का आप जिक्र कर रहे थे, जिस भूमि का आप बंधन कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि इन शहीदों ने यहाँ पैदा होकर के बहुत बड़ी गलती की है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये बात बड़ी अटपटी सी थी, राजीव गांधी को बहुत बुरी लगी, उनके चेहरे ने ये बताया। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। हमने शायद यही वजह है कि आज तक शाहजहांपुर में कोई मंत्री नहीं बनाया गया और आज विकास की गंगा चाहे कहीं भी बहती हो, मंत्रियों के नीचे से ही बहती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जब मैंने इस बात पे जोर दिया कि कोई मंत्री नहीं बनाया गया, तो हमने मानवर में पूरी निष्ठा के साथ कह रहा हूँ, पूरी जानकारी के साथ कह रहा हूँ, मंत्री का होना तो दूर की बात है, संभावित मंत्रियों की जो सूची होती है जिसमें चर्चा होती है संभावित मंत्री ये है, उनमें भी शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति का आज तक नाम नहीं आया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरा ये कहना था। इसी बीच में को जितेंद्र प्रसाद जी ने प्रवेश किया, मैं मौन हो गया, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के साथ के थे, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता था। लेकिन राजीव गांधी का चेहरा उनकी ओर घूमा और उन्होंने कहा, जितेंद्र, ये कह रहे हैं कि शाहजहांपुर में आज तक कोई मंत्री नहीं बनाया गया, क्या ये सच है? जितेंद्र प्रसाद जी कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। जब प्रधानमंत्री जी ने दोबारा प्रश्न किया, तब उन्होंने बड़ी ही दबी जबान से कहा कि सर आज तक तो कोई नहीं बना। इस पर राजीव गांधी थोड़ा तैश में आ गए, बोले आप क्या करते रहे अभी तक? आप तो समर्थ थे, आपने किसी को मंत्री क्यों नहीं बनवाने के लिए रिकमेंड किया? क्यों नहीं किसी से कहा? खैर, जो भी कुछ हुआ हो, मिश्रा जी की तरफ इशारा किया कि अब मंत्रिमंडल में चाहे 4 ही मंत्री क्यों न बढ़ाए जाएं, चाहे 2 ही मंत्री क्यों न बढ़ाए जाएं, जब भी बढ़ाए जाएंगे शाहजहांपुर का व्यक्ति पहले होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद मुझे याद है कि 2 राज्य मंत्री उप मंत्री बनाए गए थे, एक शाहजहांपुर का था, एक पीलीभीत का था, जिसमें रूपराम दिनकर का नाम रखा गया था, और वो उप मंत्री आबकारी के बनाए गए थे। अच्छा, ये शाहजहांपुर के पहले, ये शाहजहांपुर के पहले मंत्री थे। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी हाँ। राजनीति, सामाजिक क्षेत्र, कविता, रंगकर्म, इन सब में तो आपकी जो रुचि थी विदित है नहीं। इसी क्रम में हमें जानकारी मिली है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी विशेष रुचि रही है, मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को, हमारे शाहजहांपुर जनपद में SSMB बहुत ही फेमस स्कूल है। इसकी स्थापना के लिए स्वामी चिन्मयानंद जी शाहजहांपुर आए ही थे। जी हाँ, जी हाँ। वो चाहते थे कि एक अच्छा स्कूल यहाँ पर बच्चों का खुले। जी हाँ, जी हाँ। उसी समय उनसे इस संदर्भ में जब बात हुई तो उन्होंने कहा जगतगुरु शंकराचार्य जी के स्कूल वहाँ पर दक्षिण भारत में 100 से ऊपर हैं, अगर किसी तरह से उन्हें प्रसन्न कर लें हम लोग, तो एक स्कूल उनका भी खुल सकता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सौभाग्य से वो आ गए। मैंने उनका बहुत शानदार अभिनंदन किया। जी हाँ, जी हाँ। मालाओं से लाद दिया, पंखुड़ियाँ मार्गों में बिछा दी, गदगद हो गए। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने पत्रकार वार्ता की। जी हाँ, की। उस पत्रकार वार्ता में मैं भी उपस्थित था। पत्रकार वार्ता में मैं हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ, तो हमने कहा महाराज जी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे इसे सुधार ही लीजिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो बोले कैसे सुधारूं बेटा, बोलो। तो हमने कहा आपके शिष्य, मैंने चिन्मयानंद जी की ओर इशारा किया, बैठे हुए हैं, आपकी कृपा से इतना क्षेत्र पड़ा हुआ है, इसमें क्या एक स्कूल नहीं खोल सकता है? शंकराचार्य जी ने स्वामी जी की ओर देखा। स्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी आप हमें आदेश करिए और मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। उनका ठीक है बेटा, अगले सत्र से आप स्कूल खोल लें।
और वो शंकराचार्य जी के नाम से श्री शंकर मुमुक्ष विद्यापीठ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उसका जी हाँ, पूरा नाम पूरा नाम है, है। जी हाँ, जी शंकर शब्द वहीं से उनका वहीं से, शंकराचार्य जी का जी लिया हाँ, गया है। तो ये तो हुई- दूसरा स्कूल जी हाँ, बीएस पब्लिक स्कूल, वो भी अच्छे स्तर पर है, अच्छे स्तर पर, उसे जी भी हाँ, मैंने खोलने में पूरी सहायता की। इसके अलावा जो भी कोई स्कूल खोलता है, मुझसे जो भी मदद मांगता है, मैं उस मदद को करता हूँ। और मेरा शौक, आंतरिक शौक मेरा यह है कि मैं बच्चों के बीच में जाऊं, उनके बीच में बात करूं, जी हाँ, उनको जी हाँ, कुछ जी हाँ। मैं अपने हाँ। ज्ञान की जो भी गंगा में उनका अवगाहन करूं ताकि वो कुछ बन सकें। जी है नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी निश्चित तौर पे बड़ा आपका योगदान रहा, एक नहीं दो स्कूल में। और मुझे तो जानकारी शायद ये भी मिली है कि अभी जो एक रिसेंटली स्कूल खुला है, दून इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी आपका काफ़ी प्रयास जी, हो उसमें भी। आशीर्वाद आपका उन लोगों को मिला है। जी हाँ, तो ये तो हुई शिक्षा के क्षेत्र की बात। अब हमें कुछ धुंधली सी नहीं बल्कि अच्छी जानकारी कहीं से मिली है। कोई भी समाज हो, है नहीं, उसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। हमें अच्छी तरह से ये जानकारी है कि शायद लोधीपुर में कुछ कार्यक्रम आप किया करते थे, समाज के ऐसे लोगों का अभिनंदन और सम्मान जिससे समाज के प्रति सेवा भाव उनके अंदर और मुखर हो। मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप जानकारी हमारे श्रोताओं। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, जनपद शाहजहाँपुर में इस कार्यक्रम से पहले कोई सम्मान समारोह नहीं हुआ करता। जी हाँ, बिल्कुल सही। जी हाँ, जी हाँ। ये लगभग 88 की बात है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 5 साल तक मेरा ये कार्यक्रम चला, जागृत के नाम से चला। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इस कार्यक्रम में लगभग 50-60 लोग सम्मानित होते थे, जिसमें खिलाड़ी भी होते थे, जी हाँ, जी हाँ, जिसमें संगीत से जुड़े लोग होते थे। और पहली बार राज्य कर्मचारियों को किसी ने सम्मानित करने का काम किया तो वो वही उसी जागृत ने किया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उसमें एक विभाग से, विभागाध्यक्षों के माध्यम से 2 नाम मांगे जाते थे, जिसमें से एक नाम हमारी कमेटी पास करती थी और उसे सम्मानित किया करता था। मानक उसका ये था कि जो व्यक्ति सम्मानित हो रहा है वो ईमानदार हो, कर्मठ हो, सुपात्र हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दूसरों की अपेक्षा भ्रष्ट कम हो। ये मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आज के परिवेश में पूर्णतः भ्रष्ट को ढूंढ पाना ना हो, असंभव है। इसलिए मैं ये जोर दे रहा हूँ। लेकिन वो अपने कार्य व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से, अपनी कर्मठता से लोगों को प्रभावित करता हो, उसे मैं सेलेक्ट करता था। और ये मेरा 5 साल तक कार्यक्रम चला। नहीं, ये निश्चित ही बहुत बड़ा इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धता मैं जो बता रहा हूँ, सबसे बड़ी खूबी थी, शायद बड़ा बोल रहा हूँ कि शायद पूरे देश में इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जिस मंच पर उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, 3 मंत्री, हुकुम सिंह जी, जी हाँ, जी हाँ, राम अवतार दीक्षित जी, रामनाथ मुंशी जी, इस तरीके से तमाम लोग मेरे हुकुम सिंह जी भी मुझे ध्यान है एक बार आए थे, कार्यक्रम में आते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ वो बड़ी बात थी कि उस समय पहली बार ही माननीय खन्ना जी जीते थे। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। जनसंघ। लेकिन मैं ऐसे मंच की सज्जा करता था कि एक तरफ सब जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। क्या बात है। चाहे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे वो जनसंघ के हों, चाहे वो लोक दल के हों, चाहे वो अन्य किसी उसके हों। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सबको मैं बुलाता था। और सबसे बड़ी जो मैं बात कहना जा रहा हूँ, मंत्री कांग्रेस का माला पहना रहा है जनसंघ का विधायक माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी। क्या बात है, क्या बात है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे माया प्रकाश जी, माला वो पहना रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के वो थे, लेकिन बड़े आनंद के साथ वो माला पहनाते थे। इसी तरीके से लोक दल का जिलाध्यक्ष उन्हें माला पहनाता था। जितने भी जनप्रतिनिधि दूसरे दलों को घटकों के जो होते थे वो सब उनका माला पहनाते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये अपने में आप में बहुत ही अद्भुत और एक अद्भुत घटना थी, जिस घटना की वजह से जो भी मंत्री आता था वो कहता था तुमने क्या इन्हें सुंघा दिया है। मेरे जीवन में कभी ऐसा मैंने कल्पना भी नहीं थी कि विरोधी दल का कोई आदमी मुझे माला पहनाता था। सभी को एक धागे में पिरो दिया।
नहीं नहीं, अच्छा कार्यक्रम था। अब मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, शायद 2 एक कार्यक्रम का मैं भी साक्षी रहा हूँ। जी हाँ, नहीं जी हाँ, और वाकई वो बड़ा ही अद्भुत और अनूठा कार्यक्रम था। और जिस तरह से आपने डिज़ाइन किया था कि एक ही माला में सारे लोगों को, चाहे भारत मतलब जो जनसंघ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी पार्टी, जो भी पार्टियाँ थी, सबके लोगों को एक धागे में आपने पिरो दिया है। जी हाँ, एक बहुत मज़ेदार बात जी हाँ, जो शायद मैं समझता हूँ आज तक नहीं हुई है और आगे क्या होगी जी हाँ, इसकी कोई कल्पना नहीं कर जी हाँ, सकता। जी हाँ, जी हाँ, मेरे अदना सा व्यक्ति जो प्रमाण पत्र देता था, उस प्रमाण पत्र को लेने के लिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि नागेश्वर प्रसाद सिंह पिथौरागढ़ में जाकर के सिटी मजिस्ट्रेट हो गए थे। यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। जब कार्यक्रम हुआ तो वो वहाँ से चल कर के आए थे उस प्रमाण पत्र को लेने के लिए। क्या बात है, बड़ी बात। और वो प्रमाण पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी ने आदेश कर रखा था कि हर एक के करेक्टर रोल में उसकी एंट्री की जाएगी। क्या बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। इतना बड़ा सौभाग्य बिल्कुल 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 जो मुझे मिला, किसी को नहीं मिला होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, है नहीं। हाँ, नहीं, ये बड़ी बात है। जी नहीं। तो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पर आपने कुछ प्रयोग किए हैं, कुछ जो अपने आप में अद्भुत और अनूठे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को उसके बारे में भी कुछ जानकारी दें, और बल्कि हम तो ये भी चाहेंगे कि उसका कुछ अंश आप अगर हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कोरोना कालखंड में जी हाँ, बाहर निकलना संभव नहीं था। बच्चे किसी कीमत पर बाहर जाने नहीं देना चाहते, तो मैंने उसका उपयोग किया। जी हाँ, और गीता को मैंने तुलसीदास जी की नकल करते हुए चौपाई और दोहों में क्या बात, लिखने का प्रयास किया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बल गीता को सुगम बनाने का प्रयास किया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जिस तरीके से घर घर में तुलसीदास जी की रामायण जी हाँ, जी हाँ, पढ़ी जाती है, उसका पठन पाठन होता है, जी हाँ, जी हाँ, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी जाती। नहीं पढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मेरे चिंतन में यह था कि गीता को यदि दोहा और चौपाइयों में लिखा जाए, जी हाँ, जी हाँ, तो संभवतः है ये हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा लोगों के करीब पहुंच सके, ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सके। तो इस कोरोना कालखंड में जी हाँ, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया और मैंने उसे पूर्ण किया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप कहेंगे तो जो सर्ग आप कहेंगे उस सर्ग को मैं आपको नहीं, कुछ हम सुना इसके भी दूंगा। सर्ग और इसके साथ साथ हमें जानकारी और भी कि आपने और भी बहुत कुछ लिखा है। मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को सबका थोड़ा थोड़ा आनंद अब लिखना तो लगभग छूट गया है क्योंकि इतनी अधिक व्यस्तता हो गई। हाँ, मैंने पहले जरूर लिखा था। जी हाँ, स्वागत है। मैं एक मुक्तक आपको देना चाहता हूँ, स्वागत है, बिल्कुल। जी हाँ, जो आज से लगभग मैं समझता हूँ 30 से 40 साल पहले का होगा। जी हाँ, बिल्कुल, स्वागत है। जी हाँ, जी हाँ। दोस्ती की चाह किसको नहीं होती, क्या बात है, दोस्ती की चाह किसको नहीं होती, दर्द होता टिस किसको नहीं क्या बात है, होती, क्या बात है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दर्द होता टिस किसको नहीं होती, प्यार को अभिशाप कहते हैं सभी, प्यार को अभिशाप कहते हैं सभी, पर प्यार की चाह किसको क्या नहीं बात है, होती, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्यार की चाह किसको नहीं होती। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यार की चाह किसको नहीं होती। जी हाँ, इसी क्रम में हम चाहेंगे कि कुछ और भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। आपका जो भी साहित्य सृजन है, जो भी रचना धर्मिता है, अब याद तो नहीं है, मैं देख करके। कोई बात नहीं। जी हाँ, ये भी पुराना गीत है। जी हाँ, मैं प्यार लेकर क्या करूँगा, क्या बात है। जी हाँ, मैं प्यार लेकर क्या करूँगा, मैं अभागा स्वर्ग का, क्या बात है, मैं अभागा स्वर्ग का, संसार लेकर क्या बात है। करूँगा, संसार लेकर क्या करूँगा, जन्म से अब तक न जाना, जन्म से अब तक न जाना कौन सी है राह मेरी, ढूंढता मैं क्या रहा हूँ, ढूंढता मैं क्या रहा हूँ,
और थी क्या चाह मेरी, क्या बात है, क्या बात है, जी हाँ। कर्म भूला जान कर भी है, कर्म भूला जान कर भी है, यहाँ अपमान अपना, क्या बात है। कर्म भूला जान कर भी है, यहाँ अपमान अपना, फिर वही रोने चला हूँ, फिर वही रोने चला हूँ, जब खड़ा अवसान अपना, जब खड़ा अवसान अपना। चिर निराश्रित मैं भला, चिर निराश्रित मैं भला, मनुहार लेकर क्या करूँगा, मनुहार लेकर क्या करूँगा, मैं प्यार लेकर क्या करूँगा। किन दुखों से पूर्ण मेरी है, किन दुखों से पूर्ण मेरी है, कहानी कौन जाने। ढूंढता हूँ मैं युगों से पग, ढूंढता हूँ मैं युगों से पग, निशानी कौन जाने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। भग्न जब से हो गए उर, भग्न जब से हो गए उर, अजीर के अरमान मेरे, जब मिला अभिशाप तो क्यों, जब मिला अभिशाप तो क्यों, ले चलूं बरदान तेरे, ले चलूं बरदान तेरे। चिर अनाहत, चिर अनाहत मैं भला, चिर अनाहत मैं भला, उपहार लेकर क्या करूँगा, मैं प्यार लेकर क्या करूँगा। मुझ अभागे से करो मत प्यार, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझ अभागे से करो मत प्यार, मैं फिर कह रहा हूँ। इशारा है इसमें, किसी से इशारा है। सुख नहीं है पास मेरे, क्यों कह रहा हूँ कि सुख नहीं है पास मेरे, दुख सदा से सह रहा हूँ, दुख सदा से सह रहा हूँ। शोक चिंता ग्लान ही है, शोक चिंता ग्लान ही है, कटु अनादर पास मेरे, कटु अनादर पास मेरे। सोच लो, सोच लो मैं चल सकूंगा, कदम कितने साथ तेरे, क्या बात है, क्या बात है, कदम कितने साथ तेरे। दर्द ने जब ठिकाना बना लिया है, दर्द ने जब ठिकाना बना लिया है, अब तुम्हारे लेप का क्या करूँगा, क्या बात है, क्या बात है, अब तुम्हारे लेप का क्या करूँगा, मैं प्यार लेकर क्या करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी हाँ। हमारी इच्छा है हाँ कि 3 टुकड़े हमने लिखे हैं, नहीं बिल्कुल स्वागत अपने शहीदों पर, हाँ नहीं बिल्कुल, जो हमारे देश के शहीद हैं, खासतौर से शाहजहांपुर के। बिल्कुल स्वागत है जी हाँ, जी हाँ। इसका हेडिंग है शहीदों तुम्हें प्रणाम। प्रणाम जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अंगारों के पथ पर चलकर देश स्वतंत्र कराया, क्या बात है। अंगारों के पथ पर चलकर देश स्वतंत्र कराया, जीवन माँ की भेंट किया, निज यौवन को झुलसाया, चूम लिए फांसी के फंदे, हंस हंस कर थे तुमने, बलिदानों से मिला तिरंगा हमने सबने फहराया। क्या बात है, क्या बात है, बलिदानों से मिला तिरंगा हम सबने फहराया। दूसरा टुकड़ा है 3 देव की ताकत बन, 3 हमारे यहाँ के जो हैं, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अशफाकुल्लाह रोशन सिंह बिस्मिल। 3 देव की ताकत बन तुम धरती पर आए, खोल तीसरा नेत्र ब्रिटिश पर अंगारे बरसाए, मचा तहलका 3 लोक में कांपी घोरी सत्ता, क्या बात है, मचा तहलका 3 लोक में कांपी घोरी सत्ता, भारत माँ के तुम तीनों सुत अमर वीर कहलाए, भारत माँ के वीर, भारत माँ के तुम तीनों सुत अमर वीर कहलाए। बहुत बढ़िया, बहुत। तीसरा टुकड़ा है, हाँ जी बिल्कुल स्वागत है। राष्ट्र पताका में, राष्ट्र पताका में बिस्मिल्लाह नजर आते हैं, क्या बात है। राष्ट्र पताका में बिस्मिल्लाह नजर आते हैं, रोशन की कुर्बानी के रंग खूब उभर आते हैं, क्या बात है। राजेंद्र लाहिड़ी की इसमें छिपी हुई यश गाथा, भगत सिंह के बम की ताकत हम इसमें पाते हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
जैसा कि प्रमिल जी ने अभी कहा था, और मैंने प्रत्युत्तर में कहा था कि मैंने गीता को लिखने का प्रयास किया है, तो गीता का 18वां अध्याय के कुछ अंश आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका प्रारंभ है, इसके अनंतर शाम सो ये वचन पार्थ ने कहा, इसके अनंतर शाम सो ये वचन पार्थ ने कहा, त्याग और संन्यास तत्व जानना चाहूँ वहा, काम्य कर्म त्याग को बुद्ध जन कहें संन्यास है, कर्म फल का त्याग ही सुन पार्थ निश्चय न्यास है। क्या बात है। कोई विज्ञ कहते योग सब युत दोष त्यागत योग है, कोई विज्ञ कहते योग सब युत दोष त्यागत योग है, कोई ऊपर कहे याज्ञादिकों को त्याग अवश्य प्रयोग है, पार्थ सुनो उस त्याग के प्रति अब मेरा निश्चय सुनो, वो त्याग 3 प्रकार का है बात ये ही में गुनो, दान तप और यज्ञ कर्म न त्यागने के योग्य है, ये सर्वदा ही मनुष्यों को करते ही पावन योग्य है। अभी आपने देखा हमारे भाई मनीषी जी ने, हमें चूँकि कलाकार तो ही हैं, कितना अच्छा मतलब जो कोरोना काल में घर बैठने का कितना अच्छा उन्होंने सदुपयोग किया। गीता जैसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ को उन्होंने दोहों में ट्रांसलेट उनका अनुवाद कर उनको मतलब जो है लिख कर, यानी किस तरह से जनमानस तक पहुंचने के लिए उसको सहज और सरल बनाया। जी हाँ, अब चला चली की जैसे बेला है, नहीं तो मैं मनीषा काव्यामिनी के 22वें अनुष्ठान में जो डॉक्टर आकुल जी की स्मृति में आयोजित था, अभी आपने ओमकार मनीषी जी को सुना। जी हाँ, मैं इस मंच से और भाई ओमकार मनीषी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि काव्यामिनी के इस अनुष्ठान में उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर इसको फर्श से अर्श तक पहुँचाया, बल्कि न्यू कहने में मुझे कोई गुरेज और परहेज नहीं है कि इसको यादगार बनाया। और अब मैं जो है भाई मनीषी जी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जहाँ इब्तिदा है वहाँ इंतहा भी है, जहाँ आदि है वहाँ अंत भी है, जहाँ स्टार्ट है वहाँ फिनिश भी है। तो जाहिर है कि अब कहने की ज़रूरत नहीं कि हम क्या कहने जा रहे हैं। फिलहाल हम अपने इस प्रोग्राम में जो हमारे आज के अतिथि थे ओमकार मनीषी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाला, न सिर्फ समय निकाला बल्कि हमारे साथ एक कवि ने, एक पत्रकार ने अपने जीवन और उसके संघर्ष से जुड़े हुए बहुत सी बातों को हमारे प्रमोद प्रमिल जी के साथ बांटा। इसके साथ ही साथ हम भाई बरवील अग्रवाल जी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, और उन्होंने भी अपना कीमती समय जो निकाला उसके लिए हम आभारी हैं उनके। साथ ही साथ आखिर में सही लेकिन परिक्रमा प्रेजेंट्स के श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार है कि आप हमसे जुड़े। एक छोटा सा वादा कि अब अगली बार हम फिर किसी न किसी कवि, लेखक या साहित्यकार या रंगकर्मी को लेकर एक बार फिर उपस्थित होंगे, और साथ ही आपको मिलाएंगे एक ऐसी हस्ती से जो भले ही ज़्यादा जानी मानी न हो, लेकिन आप जिनसे मिलकर कहेंगे अरे इनसे क्यों नहीं मिले। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।